सुप्रभात बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी आशा के साथ आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम सर्वप्रथम टॉपिक लेते हैं बल। तो बल के बारे में समझते हैं। बल एक बाह्य कारक होता है, बाहर से लगने वाला, बाहर से लगने वाला एक कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में, यानी कि स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको रोक सकता है या रोकने का प्रयत्न कर सकता है। ठीक है, हम जो बल लगाकर किसी वस्तु को रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं तो वही क्या कहलाता है, एक बल। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। ये नहीं कि बल को लगाने के बाद हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर ही दें, ऐसा नहीं है। प्रयास करता है, स्थिति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे है अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में, जैसे पेन है तो विराम अवस्था में, तो ये विराम अवस्था में ही रहेगा। इसके लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि इसको विराम अवस्था में रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पेन हो गया है, कोई पत्थर है कहीं पे तो वहीं पर रहेगा। ऐसे नहीं कि उस पर कोई बाह्य बल लगा रहा है तब उसको जो वहाँ पर पकड़ के जो है बिठा रहा है कि तो यहाँ पे बैठे रहे भाई, स्थिर अवस्था में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये दिया अरस्तु ने, पहला जो विचार दिया अपना। दूसरा जो उन्होंने कथन दिया है कि किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो वैसे अगर हम जनरल तौर पर इसको सोचें तो ये भी बिल्कुल सत्य है कि किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास घड़ी की सुई है, उसको लगातार हम चला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम एक ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो भी एक बाह्य बल की तरफ के हिसाब से ऊर्जा दी जा रही है। ठीक, और सुई चलती जा रही है, तो उसको लगातार चलाने के लिए हम क्या करते रहेंगे, उसको जो ऊर्जा देते रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि उस पर जो है बल लगाते रहेंगे, सुई तब चलती रहेगी। तो एक तरह से तो कथन ये ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह कथन असत्य पाया गया, क्योंकि आगे जो वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और अपने विचार रखे और उस पर सिद्धांत दिए,
तो उनमें से वैज्ञानिक गैलीलियो, तो उन्होंने जड़त्व के नियम दिए। तो फर्स्ट नियम जो इन्होंने दिया है, फर्स्ट नियम तो उन्होंने अरस्तु के नियम के अनुसार दिया कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, उसको विराम अवस्था में रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा नियम अरस्तु ने दिया था, जो अरस्तु की भ्रामकता के, उसको हम कहते हैं कि किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इस कथन का जो है गैलीलियो ने खंडन किया और उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जिस प्रकार से कोई वस्तु विरामावस्था में है उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार से एक समान गति अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो वस्तु की अवस्था को बनाए रखने के लिए भी किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। अरस्तु ने क्या कहा कि किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि किसी एक समान गति में चल रही वस्तु की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम नियम को लिख लेते हैं। अरस्तु की भ्रामकता, अरस्तु के नियम से कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वो क्या रहेगी, विरामावस्था में रहेगी, इसके लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि कोई वस्तु जो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, उसकी विरामावस्था को बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। दूसरे कथन के अनुसार किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इसी दूसरे जो नियम है, दूसरा जो कथन है, इसी का जो है वैज्ञानिक गैलीलियो ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसी वस्तु की विरामावस्था को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार एक समान गति से चलने वाली वस्तु की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति अवस्था में है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक समान गति अवस्था में है, तो वस्तु की इस अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दो नियम दिए थे, तो पहला नियम तो बिल्कुल सेम अरस्तु की तरह था, लेकिन दूसरे नियम में उन्होंने संशोधन किया है कि बाह्य बल की यहाँ पर आवश्यकता, गति की अवस्था जो होती है उसको बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अब आगे न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इनका प्रथम नियम है, इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और गति के 3 नियम दिए। तो इसमें जो प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है
तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह वस्तु एक समान रूप से एक समान चाल से किसी सरल रेखा में गतिमान है, ठीक है, तो वो गतिशील ही रहेगी। ठीक, जो गैलीलियो नियम था उन्हीं को उन्होंने जो है स्पष्ट किया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, जब तक कि उस वस्तु पर जो विरामावस्था में है या गति अवस्था में है, ठीक है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। यानी कि कोई अगर स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है तो उस पर बाह्य बल लगाकर हम क्या करेंगे, उसको जो है गति देंगे, या कोई गतिशील वस्तु है तो उस पर जो बाह्य बल लगाकर उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। तो जब तक बाह्य बल न लगाया जाए तब तक हम जो है किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी। तो इसे हम, जो आपके पास न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि वह एक समान रूप से किसी सरल रेखा में गतिमान है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जड़त्व आया है तो जड़त्व के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है, किस कारण से होता है ये। तो जड़त्व जो है, इनर्शिया बोलते हैं इसको, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व जो है किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसे क्या करती है, वो अपनी अवस्था परिवर्तन, वो जहाँ पर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो हमारा जो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो वह विराम का जड़त्व क्या हुआ कि वस्तु का जो वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि विराम अवस्था में है वो और अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहते हैं। कि वो कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो चाहती है कि मैं विराम अवस्था में रहूं, ठीक है ना, तो वस्तुओं का जो गुण होता है वो क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक, और जड़त्व जो होता है, जो जड़त्व है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु जितनी भारी होगी, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि एक हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु को अपने स्थान से हटाने के लिए या गति प्रदान कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक बल लगाना होगा। भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना होगा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए, विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए जो वस्तु अधिक भारी होगी, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, उसका जड़त्व उतना ही अधिक
होगा। ठीक है। इसी प्रकार से गति का जड़त्व है, तो इसमें भी वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। वस्तुओं का वह गुण कि वो गतिशील है और वो चाहती है कि मैं गतिशील ही रहूं, और वो उस अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि ये भी आपके पास जो जड़त्व होता है वो डिपेंड किस पे करता है? वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व का मान अधिक है, वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व दो प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वह अपनी विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। और किसी वस्तु का जो है जो द्रव्यमान उस वस्तु में जड़त्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। दूसरा है गति का जड़त्व, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, गति का जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व भी क्या होता है? अधिक होगा। तो इस प्रकार से न्यूटन का प्रथम नियम और हमने जड़त्व के बारे में समझा। अब आपके पास है न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हम संवेग के बारे में जान लेते हैं। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आगे ध्यान रखना यहाँ पर, किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल या द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है। और इसे हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P के ऊपर हमने एक तीर का निशान लगा रखा है। इसका अर्थ हुआ कि P क्या है? एक वेक्टर राशि है, ये एक सदिश राशि है। P का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी जो विमा होती है mLT की पावर -1। ठीक। तो इस प्रकार से आप रेखीय संवेग को समझ सकते हैं। इसको लिखेंगे हम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा v की दिशा में होती है। P बराबर mv। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, संवेग की विमा mLT पावर -1 है। तो इस प्रकार से आपने ये संवेग समझा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम। अभी हमने यहाँ पर संवेग पढ़ा, तो द्वितीय नियम में क्या है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है
यहाँ पे संवेग है उसके परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं, समय से जो है भाग दे के निकलती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि परिवर्तन जो हम निकालते हैं तो हमेशा किससे निकाल, समय के अनुसार निकलता है। तो संवेग परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर कार्य करने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्य करने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्य करने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका जो है द्वितीय नियम है। यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो F बराबर के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और एमकेएस पद्धति में के का मान 1 होता है तो यहाँ पर के की जगह 1 रख देंगे। F बराबर आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा पी संवेग जो परिवर्तन है उसको निकालेंगे, संवेग परिवर्तन कितना है तो डेल्टा पी का मान निकालेंगे। डेल्टा पी बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर संवेग परिवर्तन निकालना है कि संवेग परिवर्तन कितना हो रहा है। माना किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक संवेग p1 है और अंतिम संवेग p2 है, तो संवेग परिवर्तन कितना हो गया है, p2 माइनस p1। देखिए यहाँ पर जो है कोई वस्तु रखी गई है A, इस वस्तु का जो संवेग है p1 है, क्योंकि इसका वेग यहाँ पर कितना है v1 है, क्योंकि संवेग हमारा किस पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है। वस्तु यहाँ पर जो है इसका द्रव्यमान सेम है, एक ही वस्तु है, और ये जो है v1 वेग से गतिशील है, तो इसका जो संवेग है क्या होगा, mv1 हो जाएगा। और डेल्टा टी समय के बाद इसका वेग क्या होता है, v2 हो जाता है। तो यहाँ पर बिंदु B पर इसका संवेग कितना हो जाएगा, mv2, p2 बराबर mv2। तो इस प्रकार से यहाँ पे संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं हम। तो क्या होगा, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू p2 माइनस p1, p1 बराबर mv1, p2 बराबर mv2। इसमें मान रख दीजिए, समीकरण 1 में मान रख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर रख दीजिए, तो डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1, m यहाँ पे जो कॉमन ले लीजिए, तो v2 माइनस p1। ये जो मान यहाँ पर निकला है डेल्टा पी का, इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखिए, तो f बराबर यहाँ पर डेल्टा पी की जगह पे क्या आएगा, mv2 माइनस p1, mv2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर v2 माइनस v1 ये क्या चीज़ है, वेग परिवर्तन। v2 माइनस v1 क्या है, वेग परिवर्तन, और ये क्या है, समांतराल। वेग परिवर्तन बटे समांतराल किसे कहते हैं, ये क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है ये, त्वरण। वेग परिवर्तन बटे समय, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, और इसको हम त्वरण को a से दिखाते हैं, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम a। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास आएगा ये F बराबर m
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और वेग परिवर्तन की दर है तो ए लिख लेंगे, तो एफ बराबर क्या आएगा, एम इंटू ए। ये आपके पास न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उसका गणितीय रूप है, एफ बराबर एम इंटू ए। और इस प्रकार से आप यहाँ पर बल की परिभाषा लिख सकते हैं। बल किसी वस्तु पर लगाए गए बल की माप, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की माप उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बल की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की माप उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और इसे हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। इसको यहाँ से प्रस्तुत करते हैं। इसकी बीमा जो होती है mLT की पावर -2। सीजीएस पद्धति हमने आपको बताई थी। सीजीएस पद्धति में क्या है, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे हम डाइन कहते हैं। ठीक, और बल का एक अन्य मात्रक भी है किलोग्राम भार। बल का मात्रक है किलोग्राम भार भी है, ये आपने ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है किलोग्राम भार किसका मात्रक है, तो किलोग्राम भार जो बल का मात्रक होता है, या किलोग्राम बल भी हम इसको कहते हैं, किलोग्राम एफ के जी एफ से इसको प्रस्तुत करते हैं, और 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ठीक, तो इस प्रकार से आप ने जो आज पढ़ा है इसको आप ध्यान से पढ़िए। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर पूछने का प्रयास कीजिए, जरूर पूछिए, और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की प्रयत्न करेंगे। ओके।